एक दिन वर्षों का संघर्ष बहुत ही खूबसूरत तरीके से तुमसे टकराएगा, क्योंकि हर छोटा बदलाव ही बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल विशाल इन्फो हब पे। अगर आप भी अपनी लाइफ में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो हर दिन छोटे छोटे बदलाव लाइए और उन छोटे छोटे टारगेट्स को बनाइए और उसे अचीव करिए। एक दिन आपकी संघर्ष भी सफलता में बदल जाएगी, ये मेरा वादा है। बस खुद को आप डिसिप्लिन में रखकर निरंतर मेरे साथ पढ़ाई करते रहिए। आज की ये क्लास में हम प्रैक्टिस सेट 2 के पार्ट 5 के सभी क्वेश्चन आंसर जो आपके हेल्थ एजुकेशन टॉपिक से लिए गए हैं, उन हर एक प्रश्न को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ समझते हुए सीखते हुए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। सभी स्टूडेंट्स जिन लोगों ने पहले की क्लासेस नहीं देखी है, तो मैं आपको बता दूं कि प्रैक्टिस सेट 1 की सभी क्लासेस की प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो हर एक क्लास आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर एग्जाम 2026 के अकॉर्डिंग हर एक क्वेश्चन को तैयार किया गया है। क्लास में आप सभी को बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, तो एग्जाम में ये सारे प्रश्न आपको सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। तो मैं पूरा विश्वास करती हूँ कि आप लोग डेली सुबह हमसे जरूर जुड़ेंगे। आज की क्लास हम सरस्वती माता जी के आशीर्वाद के साथ शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 101। इसके पहले की क्लासेस में हम लोगों ने 1 से लेकर 100 तक के क्वेश्चंस को किया था। आज हम लोग 101 क्वेश्चन करेंगे जो आपके स्वास्थ्य शिक्षा से टॉपिक से लिए गए हैं। हर एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू ह्यूमन बॉडी। आपको बताना है कि मानव शरीर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट दिए गए हैं, बहुत ही फोकस के साथ सारे स्टेटमेंट्स को पढ़िए और आंसर कमेंट बॉक्स में आप देते हुए चलिए। पित्तवाहिनी अमाशय से अपनी अंतः वस्तुएं मोचित करता है। आपको बताना है अग्नाशय वाहिनी ग्रहण यानी डुओनीमा में अपनी अंतर वस्तुएं मोचित करती है। लास्ट है आपका उपरोक्त कथनों में से सब सही है। तो मानव शरीर से संबंधित ये स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट सही है। देखिए, मानव शरीर की बात करें तो पित्तवाहिनी और अमाशय में जो अंतर वस्तुएं मोचित करता है, ये तो बिल्कुल गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, अग्नाशय वाहिनी अग्रणी जिसे डुयोडीनम बोलते हैं, ये अपनी अंतर वस्तुएं मोचित करती है, तो ये बिल्कुल सही है। इस तरीके से हमारा ओनली 2 यानी बी इज द राइट आंसर। केवल दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है, पहला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग दिया गया है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। पित्तवाहिनी की बात करते हैं तो ये अपना पित्त अमाशय यानी स्टमक में नहीं बल्कि छोटी आंत के पहले हिस्से यानी जो आपका ग्रहणी होता है ना, उसमें डालती है। ठीक है, इसीलिए हमारा पहला स्टेटमेंट क्या था, गलत था। और दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो अग्नाशय वाहिनियां जो आपकी अपने पाचन रसों को ग्रहण करती हुई छोड़ती है और यहाँ भोजन का मुख्य पाचन होता है। तो अग्नाशय वाहिनियों में ही हमारे भोजन का मुख्य रूप से पाचन होता है। सारे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें समझते हुए सीखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स इज कॉज्ड बाय, एड्स होता है तो किससे होता है एड्स, आपको बताना है बैक्टीरिया से, फंगस से, प्रोटोजोआ से या वायरस से। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। तो एड्स होगा हमारा वायरस से। किससे होता है, वायरस यानी विषाणुओं से होता है। बैक्टीरिया से नहीं होता है, फंगस से भी नहीं होता है और प्रोटोजोआ से भी नहीं होता है। किससे होता है एड्स, तो ये होता है वायरस से। आइए जानते हैं एड्स के बारे में। तो एड्स का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। याद रखिएगा, बहुत बार आपसे एग्जाम में एड्स का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो हर एक वर्ड्स हर एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। यह एक जानलेवा बीमारी है जो एचआईवी नामक विषाणु के कारण होता है। किस विषाणु के कारण होता है, तो एचआईवी के। एचआईवी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। क्या होता है, तो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। एचआईवी नामक विषाणु के कारण ही एचआईवी रोग होता है। इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये वायरस शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता यानी जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है ना, उसको क्या करता है, ये नष्ट कर देता है, जिससे हमारे शरीर में बीमारियों से जो लड़ नहीं पाता है। क्योंकि जब एड्स हो जाएगा तो क्या होगा, हमारे बॉडी का जो इम्यूनी सिस्टम है वो बिल्कुल वीक होने लगता है, धीरे 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 बहुत ही ज़्यादा वीक होने लगता है। और जिससे क्या होगा, जब इम्यूनी सिस्टम वीक हो जाएगा तो फिर क्या होगा, तरह तरह की बीमारियां बॉडी में होंगी और ये क्या है, हमारी बीमारियों से फाइट कर नहीं पाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बहुत ही फोकस के साथ सारे ऑप्शंस को पढ़िए और जवाब दीजिए। दिया गया है कि हेपेटाइटिस बी एचआईवी एड्स की तुलना में कई गुना अधिक संक्रामक है। आपको बताना है क्या हेपेटाइटिस बी एचआईवी एड्स की तुलना में कई अधिक गुना संक्रामक है। सेकेंड स्टेटमेंट है हेपेटाइटिस बी यकृत कैंसर उत्पन्न कर सकता है।
उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है? दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है आपको बताना है। देखिए हेपेटाइटिस बी जो है ये HIV एड्स की तुलना में कई अधिक गुना संक्रामक है, तो ये बिल्कुल सही है। अभी हमने पढ़ा है कि HIV क्या है, जानलेवा है, तो ये तो खतरनाक है ही। तो ये स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट सही दिया गया है। आइए देखते हैं दूसरे स्टेटमेंट। तो हेपेटाइटिस बी यकृत कैंसर उत्पन्न कर सकता है, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन 1 और 2 क्या है, दोनों, यानी बोथ आंसर इज राइट, 1 एंड 2। समझते हैं कथन हेपेटाइटिस बी जो है ये वायरस HIV की तुलना में अधिक संक्रामक और वातावरण में अधिक समय तक जीवित रहने वाला होता है। कथन 2 की बात करें तो हेपेटाइटिस बी का संक्रमण जो कि पुराना हो जाए तो ये यकृत को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। यानी जब आपका हेपेटाइटिस बी है, जितना ही वो पुराना होता जाता है ना, वो उतने ही हमारे लीवर को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, और यकृत कैंसर का ये कारण भी बन जाता है। तो हेपेटाइटिस बी जो है बहुत ही खतरनाक है, ये भी बातें याद रखिएगा। जो हमारे किसको नुकसान पहुंचा रहा है, यकृत को सीधे सीधे इफेक्ट डाल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। द ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी डायरेक्टली इफेक्टेड बाय द डिजीज ऑफ हेपेटाइटिस इज। हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग। आपको बताना है कि हेपेटाइटिस से हमारे बॉडी के कौन से पार्ट को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके, लीवर यानी यकृत, लंग्स, फेफड़ा, हार्ट, हृदय, ब्रेन। तो हेपेटाइटिस डायरेक्टली किस बॉडी पार्ट्स को इफेक्ट करेगा? देखिए हेपेटाइटिस की बात करें तो ये फेफड़े, लंग्स को इफेक्ट नहीं करता है डायरेक्ट, हृदय को भी डायरेक्ट नहीं करता, ब्रेन को भी नहीं। तो ये डायरेक्ट इफेक्ट करता है हमारे लीवर को। किसको करता है? लीवर को। यानी जो हमारा यकृत, अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा है कि ये डायरेक्ट हमारे क्या है, लीवर को बहुत तेजी से इफेक्ट करता है, ठीक है, लीवर। हेपेटाइटिस शब्द का अर्थ होता है यकृत की सूजन। यह मुख्य रूप से हमारे यकृत को संक्रमित करता है, जिससे पाचन और शरीर में विषाक्त पदार्थ को निकालने की प्रक्रिया को बाधित कर देता है। देखिए हेपेटाइटिस जब बॉडी में हो जाएगा, यानी हमारे लीवर को ये इफेक्ट कर देता है, तो जब ये क्या करता है, हमारी यकृत को ये सुजा देता है, स्वेलिंग आ जाता है, जिसकी वजह से जो भी कुछ हम खाते हैं या पीते हैं तो ये क्या करता है, और हमारी बॉडी की जो पाचन क्रिया है और उसमें जो विषाक्त पदार्थ होते हैं जो मतलब हमारी बॉडी के लिए सही नहीं होते हैं, उनको ये निकालने में रोकता है। ये क्या करता है, उस प्रक्रिया को ये बाधित कर देता है। इसीलिए ये क्या है, हेपेटाइटिस बी हमारे लीवर को बहुत ही तेजी से इफेक्ट करता है और पूरे बॉडी में एक तरफ से देखा जाए तो ये फैलने लगता है, ठीक है। तो ये यकृत के सूजन यानी सूजने का भी इसका इफेक्ट पड़ता है, याद रखिएगा सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, येलो फीवर इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। पीला बुखार निम्नलिखित द्वारा फैलता है। किसके द्वारा पीला बुखार फैलेगा? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, एयर, वाटर, हाउस फ्लाई या नन ऑफ दिस। तो पीला बुखार की बात कर रहा है कि आपके वायु से फैलता है, जल से या घरेलू मक्खी से या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए येलो फीवर की बात करें तो ये ना तो वायु से होता है, ना जल से होता है, ना घरेलू मक्खी से होता है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस। डी इज द राइट आंसर। आइए जानते हैं येलो फीवर के बारे में। तो इसका कारण है कि यह वायु, जल और मक्खी से नहीं बल्कि मच्छर, अब वो भी मच्छर कुछ ऐसे वैसे मच्छर नहीं, एडिस एजिप्टी प्रजाति के मच्छर के काटने से फैलता है। किस मच्छर के काटने से? तो उस मच्छर का नाम भी याद रखिए, एजिप्टी प्रजाति के जो मच्छर होते हैं उनको ही काटने से हमारी बॉडी में क्या होता है, येलो फीवर यानी पीला बुखार होने लगता है। इसीलिए हमारा राइट आंसर क्या हो गया था? डी, क्योंकि ये तो ना ही जल से होता है, ना ही वायु से होता है और ना ही मक्खी से होता है। ये हमारे बॉडी में जो इजिप्ट मच्छर होते हैं, एडिस इजिप्ट मच्छर अगर वो काट लेगा तो क्या हो जाएगा? येलो फीवर हो जाएगा, ठीक है। सारे पॉइंट्स को समझते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन फिर स्टेटमेंट वाले आ गए हैं, बहुत ही फोकस के साथ आप आंसर दीजिए। डेंगू वायरस इज नोन टू कॉज लो प्लेटलेट्स काउंट इज ब्लड ऑफ पेशेंट बाय। डेंगू विषाणु किसके द्वारा रोगी के रक्त में पटुकाणुओं संख्या को कम करने के लिए जाना जाता है? आपको बताना है कि जब डेंगू का जो वायरस है वो हमारे पेशेंट में प्लेटलेट्स की संख्या को कम करता है, तो किस लिए उसको जाना जाता है? आपको बताना है। अस्थि मज्जा में पटुकाणु के उत्पादन की प्रक्रिया में व्यतिकरण करता है, यानी इंटरफेयर्स इन द प्रोसेस ऑफ प्लेटलेट्स प्रोडक्शन इन बोन मैरो। सेकेंड स्टेटमेंट दिया गया है, इन्फेक्टिंग एंडोलेजन सेल्स, यानी जो आपके एंडोथीलियम्स कोशिकाओं में संक्रमण करता है। थर्ड ऑप्शन है बीडिंग विथ प्लेटलेट्स, यानी पटुकाणियों के साथ ये बंद कर रहता है। और लास्ट आपके है अंत में यानी जो आपके आंत है उसमें पटुकाणुओं का संचय करता है। तो ये पटुकाणुओं की संख्या को कम करने के लिए जाना जाता है डेंगू विषाणु को। आपको बताना है कि किसके द्वारा ये रक्त में आपके पटुकाणु यानी जो प्लेटलेट्स है उसकी संख्या को कम करने के लिए जाना जाता है। बहुत ही फोकस के साथ सारे चारों ऑप्शंस को देखिए, चारों स्टेटमेंट ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछने जाने की पूरी संभावना है, तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत ही फोकस के साथ आप पढ़ेंगे तो हर एक क्वेश्चन को बहुत ईजी वे में जाके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो डेंगू विषाणु की बात करें तो ये रोगी के रक्त में पटकाणु की संख्या को कम करने के लिए जाना जाता है, वो है आपके डी इज द राइट आंसर, यानी 1, 2 और 3। ठीक है, 4 नहीं है क्योंकि आंत्र में जो पटकाणु का संचय करता है ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है। पहला सही है, दूसरा सही और तीसरा सही है। ठीक है, प्लेटलेट्स कम होने के कारण डेंगू वायरस शरीर में प्लेटलेट्स को 3 तरह से कम करता है। कितने तरह से कम करेगा? तो 3 तरह से। आइए जानते हैं कौन कौन से। तो पहला ये क्या करेगा, आपके बोन मैरो में, आप जो बोन मैरो है उनमें उत्पादकता को क्या करता है, ये धीमा कर देता है। दूसरा क्या करता है, ये रक्त वाहिनियों की एंडोथीलियल जो कोशिका होती है उसको संक्रमित कर देता है। और तीसरा, ये सीधे प्लेटलेट्स से चिपक कर उन्हें नष्ट करने में मदद करता है। तो ये तीनों पॉइंट्स जो आपके प्लेटलेट्स के कम होने का कारण है। ठीक है, और ये आंतों में संचय होने वाला विकल्प जो दिया था वो क्या था, बिल्कुल तरीके से गलत था। लास्ट ऑप्शन आपका क्या था, गलत था, क्योंकि ये आंतों में संचय नहीं करता है। ठीक है, ये तो आपके बोन मैरो में उनके उत्पादन को धीमा करने लगता है। रक्त वाहिनियों में एरोथीलियल जो कोशिका है उसको क्या करता है, इन्फेक्टेड करता है, संक्रमित करता है। और आपकी सीधे प्लेटलेट से चिपक कर उन्हें क्या करेगा, ये नष्ट कर देता है। इसीलिए हमारा जब डेंगू बुखार होता है तो बहुत बार आपने देखा होगा कि प्लेटलेट्स ही बहुत जल्दी से ही हमारा क्या है, घटने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय वायरस? निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी एक विषाणु के कारण नहीं होते हैं? याद रखिए फ्रेंड्स, इसमें आपके आ गए हैं कि कौन से नहीं होते हैं। मतलब आपके 3 ऐसे बीमारी है जो आपके वायरस से होंगे, एक ऐसा बीमारी है जो वायरस से नहीं होगा। आपको फाइंड आउट करना है। ऑप्शन दिए गए हैं चिकन पॉक्स, मीजल्स, पोलियो और टिटनेस। आपको बताना है कि विषाणुओं के कारण नहीं होते हैं। टिटनेस की बात करें तो ये विषाणुओं से नहीं होता है। ठीक है, छोटी माता यानी चिकन पॉक्स ये तो विषाणु के से होते हैं, खसरा भी विषाणु से होता है और पोलियो भी। लेकिन हमारा जो टिटनेस रोग है ये क्या होगा, ये विषाणु से नहीं होगा। चूंकि हमें यहाँ नहीं वाले आंसर देने थे तो इसलिए हमारा डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। टिटनेस की बात करें, ये वायरस से नहीं बल्कि क्लोस्ट्रेडियम टेटानी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। किससे होता है, तो क्लोस्ट्रेडियम टेटानी नामक उस बैक्टीरिया का नाम है, उसी बैक्टीरिया के कारण क्या होगा, टिटनेस होगा। माता हो गया, खसरा हो गया या पीलिया हो गया, पोलियो हो गया, ये तीनों क्या है हमारे जो बॉडी में होते हैं, ये वायरस के कारण होते हैं ये तीनों रोग। हर एक रोग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, बहुत ही ध्यान से समझते हुए आगे बढ़िए। विच ऑन द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय फंग? निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक जनित है? आपको बताना है कि इन चारों में से कवक जनित रोग कौन सा है। एलर्जी, कलर ब्लाइंडनेस, एड्स या गंजापन। आपको बताना है कि कौन सा रोग जो है वो कवक से होता है। तो कवक से होने वाले रोग हैं आपके गंजापन। क्या है, गंजापन। एड्स हमारा कवक से नहीं होता, वर्धानता भी नहीं होता है, और एलर्जी भी हमारा कवक से नहीं होता है। क्या होता है, गंजापन हमारा कवक जनित रोग है। गंजापन ये टिटेनिया कैपिटिस नामक कवक के संक्रमण से होता है जो सिर की त्वचा में बालों की जड़ों को नुकसान पहुंचाता है। तो याद रखिएगा टिटेनिया कैपिटिस नाम है उस फंगस का। क्या नाम है, तो टिटेनिया कैपिटिस। ठीक है, क्या होता है, ये जो हमारे सर में ये हो जाएगा तो जो सर के जो बाल हैं उनके जड़ों को ये क्या पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है। कलर ब्लाइंडनेस की बात करें, ये अनुवांशिक यानी जेनेटिक विकार है जिससे व्यक्ति लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता। यानी जिसके अंदर कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी हो जाएगी ना, उसको क्या होगा, ग्रीन कलर और रेड कलर में वो डिफरेंस नहीं कर पाता, उसको सब एक ही तरह नजर आता है। और एड्स की बात करें, और ये एक अनुवांशिक रोग होता है। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस का एक जेनेटिक रोग है, यानी अगर आपके फैमिली में किसी को है तो उससे उसके चाइल्ड में भी हो जाता है, ये बात याद रखिएगा। एड्स की बात करें तो एड्स यह विषाणु जनित है, यानी HIV वायरस के कारण होता है, अभी हमने लास्ट के क्वेश्चन में पढ़ा है। और एलर्जी से ये बाहरी पदार्थ यानी धूल, पराग या प्रति शरीर की जो प्रतिरक्षण प्रणाली में ये तीव्र प्रतिक्रिया करता है। यानी एलर्जी से क्या होता है, ये एलर्जी हमारे बाहरी पदार्थ के कारण हमारे शरीर में आ जाता है जिसके कारण एलर्जी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वीकिंग ऑफ बोन्स? निम्नलिखित में से किन मूल तत्व या मूल तत्वों की हीनता हड्डियों की कमजोरी के लिए उत्तरदायित्व है? आपको बताना है इन चारों में से कौन से ऐसे मूल तत्व हैं जिससे हमारी बोन जो है वो वीक होने लगती है। क्या वो कैल्शियम है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन है और कार्बन है? तो किसके कारण हमारी हड्डियां कमजोर होती हैं? जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करिए।
हड्डियों की बात करें तो इसके जो मूल एलिमेंट्स हैं वो हैं आपके कैल्शियम, ठीक है, और साथ ही साथ है फास्फोरस। अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा, हमारा हड्डियां क्या है, वीक होने लगता है। नाइट्रोजन नहीं है, कार्बन भी नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी केवल 1 और 2। ए इज द राइट आंसर। किसके कारण हमारी हड्डियां कमजोर होती हैं, यानी कैल्शियम और फास्फोरस से। हड्डियों की संरचना, मानव शरीर की हड्डियों का मुख्य घटक कैल्शियम फास्फेट होता है। कैल्शियम यह हड्डियों को मजबूती और कठोरता प्रदान करता है। बहुत बार आपने देखा होगा कि घर में मम्मी लोग को बहुत बार हड्डियों में पेन होता है तो डॉक्टर उन्हें क्या देते हैं, कैल्शियम की गोली देते हैं, ताकि उनकी जो हड्डियां हैं वो मजबूत हो और उनका पेन जो है वो ना हो, ठीक है। तो कैल्शियम ही हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, बात याद रखिएगा। इसलिए खाने में अक्सर हमें कैल्शियम वाले खाने खाने चाहिए, जिस फूड में हमें कैल्शियम मिले वही खाना हमें खाना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे जो भी बॉडी के बोन्स हैं वो स्ट्रांग होने लगते हैं, ठीक है। और जब एज बढ़ती है, बुढ़ापा आता है, तो क्या हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। तो इस कारण आपने देखा होगा कि घर में जो भी मम्मी लोग हैं, दादी लोग हैं, उनको बहुत से बार ये कभी पैर दुखने लगता है, कभी कमर दुखने लगता है, कभी रीढ़ की हड्डियों में दर्द होने लगता है। तो ये सारी चीजें कैल्शियम की कमी के कारण होता है। फास्फोरस की बात करें तो ये कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों और दांतों के घनत्व को बनाए रखता है। तो फास्फोरस तो ये भी हमारे कैल्शियम के साथ मिलता है और हड्डी और दांतों के घनत्व को बनाए रखता है। तो दांतों के लिए भी फास्फोरस हमारा जरूरी होता है। ऑस्टियोपोरोसिस, इन दोनों तत्वों की कमी से हड्डियां खोखले और कमजोर हो जाती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, ये हड्डियों से संबंधित बीमारी है। इससे क्या होगा, हमारी हड्डियां जो हैं वो खोखली हो जाती हैं और कमजोर होने लगती हैं, जिसको क्या बोलेंगे, ऑस्टियोपोरोसिस बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस आर हार्मफुल फॉर हेल्थ इज प्रेजेंट इन फूड आइटम्स। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ खाद्य सामग्रियों में विद्यमान होते हैं पर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। उन खाद्य पदार्थ को बताना है कि जो हमारे फूड में तो होते हैं, फूड आइटम्स में तो होंगे, लेकिन वो हमारी बॉडी के लिए क्या है, सही नहीं होते हैं, हार्मफुल होते हैं। तो इन चारों में से कौन से ऐसे फूड आइटम हैं जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, आप बताइए। ऑप्शन दिए गए हैं आपके, पीड़कनाशी अवशिष्ट, या सीसा या लेड, और मेटनियल येलो, या मरकरी जिसे पारा भी कहेंगे। तो कौन से ऐसे पदार्थ विद्यमान होते हैं हमारे फूड आइटम में जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। तो ये सारे आपके जो चारों ऑप्शंस दिए गए हैं, ये सारे ही आइटम हमारे फूड में रहते हैं जो हमारे बॉडी के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हैं, ठीक है। पीड़कनाशी अवशिष्ट हो गया, या लेड हो गया, या मेटेनियल येलो हो या पारा हो, ये सब कुछ हमारे फूड आइटम में तो मौजूद रहता है, लेकिन ये हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, याद रखिएगा। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, यानी 1 2 3 4, डी इज द राइट आंसर। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था ये। पीड़कनाशी फसलों पर छिड़काव के बाद इसका अंश खाने में रह जाता है जो कैंसर का कारण बनाता है। यानी जब खेती होती है, लोग जो उगाते हैं, और ये सब्जियां हो गए, साग हो गए, फल हो गए, तो उसमें दवा छिड़का जाता है। आप जानते ही होंगे कि उसमें कीड़े ना लगने पाए, फफूंद ना लगने पाए, उसके कारण क्या होता है, दवा छिड़का जाता है। तो वो सारी जो केमिकल्स, रसायन वो जो होता है वो तो उसके वेजिटेबल्स में सारे आ जाते हैं। तो उसी में कहीं ना कहीं ये सारी चारों चीज़ें भी आ जाती हैं जो हमारी बॉडी में क्या है, खाने के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर कर जाती हैं, जो कैंसर का कारण बनती हैं, ठीक है। इसीलिए जब भी कुछ खाइए, फल हो गए चाहे सब्जियां हो गए, उन्हें अच्छे से फ्रेश वाटर में वॉश करके खाना चाहिए, ठीक है। सीसा पारा की बात करें तो ये भारी धातुएं जो हमारे नर्वस सिस्टम और किडनी को पूरी तरह से खराब कर देता है, ठीक है। ये क्या होता है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है और किडनी है, इसको पूरी तरीके से डैमेज करता है ये पारा। और मेटेनियल येलो की बात करें तो यह एक कृत्रिम रंग है जो अक्सर दालों और हल्दियों में मिलाया जाता है। यह अत्यंत ही जहरीला और कैंसरकारी होता है। बहुत बार आपने देखा होगा कि किसी किसी मार्केट के जो दाल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा येलो दिखेंगे आपके, मतलब नॉर्मल दाल की तुलना में वो दाल बहुत ज़्यादा पीला पीला दिखेगा। उसका कारण यही है, वो कृत्रिम रंग होता है जिसका नाम है मेटेनियल येलो। उसी से वो लोग क्या करते हैं, बेचने के लिए 2 नंबरिया काम लोग करते हैं ना, वही करते हैं वो लोग। नकली दाल को क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे और उसको सही असली दाम लगा के उसको मार्केट में बेच देंगे। तो वही लोग जब खाएंगे हम लोग तो क्या होगा, वो जहरीला हमारी बॉडी में अंदर जाएगा हल्दी, और वो क्या होगा, कैंसर बनाएगा हमारी बॉडी में। तो इसीलिए जब भी आप मार्केट से दाल खरीद के लाइए तो उसको बहुत ही बनाने से पहले उसको 3-4 बार एकदम बिल्कुल फ्रेश वाटर में अच्छे से धुलिए, ताकि उसका जो येलोस्पन है वो निकल जाए, और उसके बाद उसको अच्छे से बना के और मस्त खाइए। उसके बाद आपको कुछ दिक्कत नहीं होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पे। द मिनीमाता डिजीज ऑफ जापान इन 1953 वॉज कॉज्ड बाय ईटिंग फिश कंटेमिनेटेड बाय। जापान की
1953 में होने वाली मिनीमाता व्याधि हुई थी उन मछलियों को खाने से जो संक्रमित थी। आपको बताना है कि जो मछलियां थी जापान में ना, मछलियों ने ही खा लिया था एक कुछ, उसी के कारण मिनीमाता रोग वहां से शुरू हुआ था, जो अभी सब जगह फैल चुका है। ठीक है, तो कहाँ से मिनीमाता रोग की शुरुआत कहाँ से हुई थी? जापान से हुई थी, ये बात याद रखिएगा। तो ऑप्शन दिए गए हैं आपके, निकेल द्वारा, शीशे द्वारा, पारा द्वारा या कैडमियम द्वारा। तो जापान की 1953 में होने वाली मिनीमाता व्याधि हुई थी उन मछलियों को खाने से जो संक्रमित थी। आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा आपका पारा। देखिए, जापान की जो मछलियां थी ना, उन्होंने क्या किया था, एक कुछ भोजन में खाया, उनमें क्या था, ये पारा मिला हुआ था। ठीक है, और उन मछलियों ने खा लिया। और जब उन्हीं मछलियों को आम पब्लिक, यानी पब्लिक में जब मार्केट में आया तो लोगों ने खा लिया, तो उसी से क्या हुआ, वो डिजीज मिनीमाता रोग क्या है, इंसानों में फैलने लगा। मछलियों से ही इंसानों में फैलने लगा, क्योंकि मछलियों ने वो खाया था, तो उनके अंदर वो पारा पहले से मौजूद था, जिसके कारण क्या हुआ, फिर उन मछलियों को इंसानों ने खाया बना के, उस फिर मछलियों से इंसानों में वो फैल गया। तो ये जापान में ही इसकी शुरुआत हुई थी मिनीमाता रोग की, ये बात याद रखिएगा। और मछलियों ने क्या खाने से संक्रमित हुआ था, तो वो हो जाएगा पारा। मिनीमाता रोग यह एक गंभीर न्यूरोलॉजिकल यानी तंत्रिका संबंधी विकार, यानी हमारी ये तंत्रिका तंत्र को क्या करता है, इफेक्ट करता है। इसका इतिहास जाने तो जापान के मिनीमाता खाड़ी में औद्योगिक कारखाने ने मिथाइल मरकरी पारा बहा दिया था। जापान में एक फैक्ट्री थी, जो मतलब एक कारखाना था, औद्योगिक कारखाना, वहीं पे ये मिथाइल मरकरी जो पारा को पानी में बहा दिया गया था। ठीक है, उसी के कारण वहाँ की जो जो बहा दिया गया, तो जहाँ वहाँ की जो नदियाँ थी, वहाँ पे क्या है, वहाँ की जो मछलियाँ थी उसी पानी में रहती थी, तो उन मछलियों ने क्या किया, खा लिया उसी को। और उन मछलियों को खाने से इंसानों के हाथ पैर क्या हो गए, सुन्न हो गए, और दृष्टि क्या हो गई, कमजोर होने लगी, यानी जो देखने का रोशनी उनकी थी वो क्या हो गई, वो कमजोर होने लगी, हाथ पैर सुन्न हो गए, और कई लोगों की तो मौत भी हो गई थी। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, याद रखिएगा, जापान से हुई थी। मिनीमाता रोग कहाँ की शुरुआत है, जापान में। सन भी याद रखिएगा, बहुत बार सन भी पूछ लेता है। तो 1953 में। और किस कारण, तो मिथाइल मरकरी यानी पारा के कारण। ठीक है, और किसने खाया था, तो मछलियों ने खाया था, मछलियों से ही इंसान में फैला था, ये बात याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ चुका है, मैच दी फॉलोइंग का। बहुत ही फोकस के साथ मैच कराइए। एक तरफ आपके डिजीज दिए गए हैं और एक तरफ आपके कस यानी आपके कारक दिए गए हैं। प्लेग है, एड्स है, गंजापन है, मलेरिया है, और आपके कारक है प्रोटोजोआ, कवक, विषाणु और जीवाणु। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बस आपको फोकस के साथ सारे ऑप्शंस को देखना है और सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है। तो मैच कराइए, कौन सा डिजीज से किस कारक से कौन सा डिजीज होता है। चलिए मैच कराते हैं। प्लेग की बात करें हैं तो ये बैक्टीरिया जनित रोग है। ठीक है, प्लेग क्या है, ये बैक्टीरिया जनित रोग है, तो ए का 4 हो जाएगा। एड्स, तो एड्स आपको अभी हमने पढ़ा है, ये वायरस से होता है। किससे होता है, वायरस से। एक सेकेंड, एड्स किससे हो जाएगा, वायरस से, तो बी का 3 हो जाएगा। गंजापन की बात करें तो ये कवक से हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा है। हर एक क्वेश्चन आपको इसी क्लास में याद हो जाएगा फ्रेंड्स, आप लोग घबराइए मत। क्वेश्चन बड़े बड़े जरूर आएंगे आपके, स्टेटमेंट्स वाले, मैच दी फॉलोइंग वाले आएंगे, तो बहुत ही फोकस के साथ आपको आंसर देना है। मलेरिया की बात करते हैं तो ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। इस तरीके से देखा जाए तो ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आपके डिजीज और उसके कारक, यहाँ से आपके क्वेश्चन 100% बनने वाले हैं। तो हर एक रोग के बारे में बहुत अच्छे से समझिए और आगे बढ़िए। प्लेग यह एक एसेरनिया पेस्टिक नामक बैक्टीरिया से फैलता है। ये भी याद रखिएगा कि प्लेग किससे फैलेगा, तो एसेरनिया पेस्टिस नामक बैक्टीरिया होता है जिससे प्लेग होता है। मलेरिया ये प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है जिसे मादा एनोफिलीज मच्छर फैलाती है। बहुत बार ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच कंडीशन इन द बॉडी इज कॉल्ड कैंसर, शरीर में किस स्थिति को कैंसर कहते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, स्वस्थ कोशिकाओं का बनना बंद होना, जहरीले रसायनों का शरीर में एकत्र होना, या कोशिकाओं का अनियंत्रित बहुगुण होना जिससे स्वास्थ्य कोशिकाओं का दम घुटना। लास्ट ऑप्शन है दिमाग का काम बंद कर देना, यानी जो हमारा दिमाग है वो काम करना बंद कर देता है। क्या कैंसर में ऐसी स्थिति होती है? तो कैंसर, आइए जानते हैं कि ये कैसे होता है। तो कैंसर की बात करें हमारी बॉडी में तो ये स्वस्थ कोशिकाओं को बनाना बंद होता है, तो ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, जहरीले रसायन का शरीर में एकत्र होना, ये भी गलत है। कैंसर से कोई जहरीला रसायन हमारे शरीर में एकत्र नहीं होता है। ठीक है,
थर्ड दिया हुआ है कोशिकाओं का अनियंत्रित बहुगुण होना जिससे स्वस्थ कोशिकाओं का दम घुटना, यानी अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स लीडिंग टू सफोकेशन ऑफ हेल्थ सेल्स। तो ये तो बिल्कुल सही दिया गया है, ठीक है। दिमाग का काम करना बंद करना ये तो गलत है, इससे इसका कोई संबंध नहीं है। तो शरीर में जो हमारा कैंसर होता है वो कोशिकाओं को अनियंत्रित बहुगुण होना जिससे स्वस्थ कोशिकाओं का दम घुटने लगता है, यानी जो पहले से अगर कैंसर हमारे बॉडी में हो चुका है तो जो हमारे स्वस्थ कोशिकाएं हैं ना वो भी इफेक्ट होने लगती हैं, वो भी उसके साथ साथ क्या है उनमें भी कैंसर फैलने लगता है धीरे धीरे। जहरीले रसायन नहीं होता है, दिमाग हमारा सही काम करता है, दिमाग में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, स्वस्थ कोशिकाओं का बनना बंद नहीं होता है, लेकिन जो स्वस्थ कोशिकाएं हैं वो ऑलरेडी उस कैंसर के इफेक्ट में आने लगती हैं। माइनर मिस्टेक है इन दोनों में, तो आप ध्यान रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कैंसर क्रिया को समझ लेते हैं अच्छे से ताकि कैंसर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए आप इजी वे में उसको सॉल्व कर पाए। कैंसर क्रिया समानता शरीर की कोशिकाओं एवं निश्चित दर पर विभाजित होती हैं, लेकिन कैंसर में यह विभाजन अनियंत्रित हो जाता है, यानी कैंसर जो है ये अनकंट्रोल्ड तरीके से हमारी बॉडी के सेल्स में बहुत ही तेजी से ये फैलने लगता है, ठीक है। शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो निश्चित दर में विभाजित होने लगती है जब कैंसर हो जाता है। तो इसका परिणाम क्या होता है, ये अतिरिक्त कोशिकाएं जैसे गांठ या ट्यूमर बनाने लगती हैं और स्वस्थ कोशिकाओं के पोषक तत्वों को छीन लेती हैं जिससे वो मर जाती हैं। यानी जब बॉडी में कैंसर हो जाएगा तो ये वो जिस जगह कैंसर रहेगा ना वहाँ पे क्या करेगा, ये गांठ बनाने लगेगा, साथ ही साथ ये ट्यूमर बनाने लगेगा, ठीक है। जिससे कारण क्या होगा, जो हमारी पहले से जो फिट फाइन जो कोशिकाएं हैं, जो स्वस्थ कोशिकाएं हैं, उनमें जो पोषक तत्व हैं वो पोषक तत्व ये छीनने लगती हैं, उससे क्या होता है लेने लगती हैं, जिसके कारण जो स्वस्थ कोशिका हैं वो उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा और जो पहले से जो हमारे कैंसर हमारे बॉडी में इफेक्ट है जो कोशिका में वो पूरी तरीके से मरने लगता है, यानी पूरी तरीके से डैमेज होने लगता है, क्योंकि स्वस्थ वाले कोशिका से ये लेने लगता है ना जो भी पोषक तत्व है छीनने लगता है, तो इसमें भी इफेक्ट पड़ने लगता है, ये भी वीक होने लगता है। तो यही बात है कैंसर के बारे में, सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है स्लीप एप्रिया इज सीरियस स्लीप डिसऑर्डर इज विच पीपल। स्लीप एप्रिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें लोग बताना है कि स्लीप एप्रिया के बारे में कि जिसको स्लीप एप्रिया हो जाएगा उसमें कौन सा भयंकर निद्रा दोष हो जाएगा। क्या वो नींद में चलने लगते हैं, क्या नींद में आंखें खुली रहती हैं, क्या नींद में बार बार थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता रहता है, क्या नींद में तीव्र गति से खर्राटे लेते हैं। तो जिसको स्लीप एप्रिया है उसके अंदर क्या दोष हो जाएगा, निद्रा दोष, आपको बताना है। देखिए जिसको स्लीप एप्रिया होगा ना उसके नींद में बार बार थोड़ी देर बाद श्वास बाधित होने लगता है, यानी जो आपकी ब्रीथिंग है वो होगा क्या होगा, रुकने लगता है। सी इज द राइट आंसर। क्या होगा, जब जिसको स्लीप एप्रिया हो जाएगा जब वो सोएगा तो सांस लेने में उसको दिक्कत होने लगता है, जो सांस होता है ना लेने की ब्रीथिंग वो स्लो होने लगती है धीरे धीरे, खर्राटा नहीं लेगा, नींद में खुला नहीं रहेगा, नींद भी नहीं चलेगा। तो ये सारे ऑप्शन गलत हैं, राइट आंसर हो जाएगा सी। आइए समझ लेते हैं स्लीप एप्रिया के बारे में। इस बीमारी में सोते समय व्यक्ति की ऊपरी श्वास नली अवरोध हो जाता है, यानी जो ऊपरी की सांस नली है वो पूरी तरह से अवरोध हो जाता है, जिसमें सांस कुछ सेकंड के लिए पूरी तरह से रुक जाता है। तो ये बहुत ही खतरनाक निद्रा दोष है, याद रखिएगा। और इसके लक्षण क्या है, ये बार बार सांस टूटने से नींद गहरी नहीं हो पाती और व्यक्ति दिन भर सुस्ती महसूस करेगा। जाहिर सी बात है जब नींद नहीं पूरी होगी तो इंसान क्या होगा, सुस्ती भरी लगेगा, कहेगा अरे यार कब सोएं हम, कब सोएं हम, ठीक है। तो और जब सोएगा तो उसको सांस से संबंधित दिक्कतें होने लगेंगी, क्योंकि सांस नली क्या होता है उसमें ये सांस लेने में दिक्कत होने लगता है, कुछ सेकंड के लिए पूरी तरह से रुक जाता है, तो वो गहरी नींद में सो ही नहीं पाता है, जिसके कारण वो दिन भर क्या है सुस्ती लगा रहता है। इसीलिए पूरी नींद लेना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारा सा आपकी स्क्रीन पे आ गया है। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस इज अ डिजीज कॉज्ड बाय, आपको बताना है कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस इस बीमारी का कारण किस कारण से बीमारी होगा। क्या मद्यपान है, तंबाकू धूम्रपान है, तंबाकू युक्त गुटखा का सेवन या लाल मांस का सेवन। बताना है आपको कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी किस कारण से होगा। मद्यपान से नहीं होगा, तंबाकू से भी नहीं होगा, ये होता है आपका ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी जो है ये तंबाकू युक्त गुटखा के सेवन से होता है, यानी जो लोग गुटखा खाएंगे तंबाकू उनको क्या हो जाएगा, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी, ठीक है। लाल मांस के सेवन से नहीं होगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। जो व्यक्ति गुटखा खाएगा उसको ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी, यह मुंह के कैंसर से ठीक पहले की अवस्था है, यानी जब
जो लोग गुटखा खाते हैं ना, तो उनके मुंह में जब कैंसर होता है तो कैंसर होने से पहले ये ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी हो जाता है, फाइब्रोसिस बीमारी होगा। पहले ये बीमारी होगा, उसके बाद वो धीरे धीरे क्या होगा, कैंसर का रूप ले लेगा। गुटखा और सुपारी में मौजूद रसायन मुंह की कोमल झिल्लियों को कठोर बना देता है, जिसमें व्यक्ति के मुंह पूरा नहीं खुलता है और जलन महसूस होता है। ये बातें याद रखिए, ये डायरेक्ट कैंसर के रूप में नहीं होता है, ये पहले आपको ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी होगा, उसके बाद ये धीरे धीरे जो आपकी कोमल झिल्लियां हैं उसको क्या करता है, कठोर बनाता जाएगा, उसको बहुत ही कठोर बना देगा। तो धीरे धीरे जब ये कठोर बन जाएगा, गांठ का रूप ले लेगा, तो वही क्या होगा, कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा। प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। नेत्रदान यानी आई डोनेशन में मृत्यु के बाद दाता यानी जो डोनर है उसकी आंख का कौन सा हिस्सा निकाल कर प्रत्यारोपित किया जाता है, ट्रांसप्लांट किया जाता है, आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं रेटिना, पूरी आंख, कार्निया या आइरिस। इस क्वेश्चन को हमने लास्ट के क्लास में किया था, तो आप लोग को जरूर आंसर दीजिए कि जब आई डोनेशन होता है तो क्या पूरी आंख डोनेट कर दिया जाता है, क्या रेटिना, क्या कार्निया, क्या आइरिस। तो आंख का कौन सा पार्ट डोनेट होता है, आपको जवाब देना है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। देखिए, आंख डोनेट जब होता है ना, तो जब ट्रांसप्लांट किया जाता है तो इसमें सिर्फ कार्निया को किया जाता है। किसको किया जाता है, कार्निया को। पूरी आंख कभी भी डोनेट नहीं होता है, याद रखिएगा। ना पूरी आंख होगी, ना आइरिस होगा, ना रेटिना होगा, क्या होगा, कार्निया होगा। सी इज द राइट आंसर। द विंडो ऑफ द आई, नेत्रदान में पूरी आंख नहीं निकाली जाती, केवल आंख की जो सबसे बाहरी पारदर्शी हिस्से यानी स्वच्छ मंडल होता है, कार्निया जिसको कहते हैं ना, उसी कार्निया को निकाल कर ही केवल ट्रांसप्लांट किया जाता है, उसी को ही डोनेट किया जाता है, पूरी आंख नहीं होती है। अब कार्निया ही क्यों, आइए जानते हैं कि क्यों सिर्फ कार्निया को ही ट्रांसप्लांट किया जाता है, पूरी आंखों को क्यों नहीं, आइए समझते हैं। तो कार्निया में कोई रक्त वाहिनियां यानी ब्लड वेसल्स नहीं होता है, इसीलिए इसे ट्रांसप्लांट करने में शरीर इसे आसानी से स्वीकार कर लेता है। हमारे कार्निया में क्या है, कोई भी रक्त वाहिका यानी ब्लड वेसल्स नहीं होगा, जिससे इसको ट्रांसप्लांट करना हमारे शरीर में क्या है, बहुत आसानी से हमारी बॉडी जो है, हमारी आई उसको एक्सेप्ट कर लेती है। रिजेक्शन का खतरा इसमें इसीलिए बहुत कम होता है। मृत्यु के 4 से 6 घंटे के भीतर ही इसे निकाल लेना चाहिए, यानी अगर किसी की डेथ हो गई है तो 4 से 6 घंटे के अंतराल में ही क्या करेंगे हम लोग, जो डेड बॉडी से क्या निकालेंगे, पूरी आंख नहीं, सिर्फ कार्निया वाले पोर्शन को निकालते हैं, याद रखिएगा। और उसी को जिनको जरूरत होती है उनको क्या करते हैं, ट्रांसप्लांट कर लेते हैं। तो याद रखिएगा कि मृत्यु, बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि मृत्यु के कितने घंटों बाद कार्निया डोनेट किया जाता है, तो 4 से 6 घंटे के भीतर इसे निकाल लिया जाता है। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम, जो आपके हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर एग्जाम बहुत ही जल्दी होने वाला है, एग्जाम डेट जैसा कि आपको पता है कि आ चुका है, तो हर एक प्रश्न को बहुत ही ध्यान से समझते हुए, सीखते हुए, फोकस के साथ आंसर देते चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट वैक्सीनेशन, टीकाकरण के संबंध में कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। वैक्सीनेशन से संबंधित स्टेटमेंट दिए गए हैं 3, कौन सा सही है, क्या ये है, शरीर में संक्रामक एजेंट के प्रवेश को रोकता है, इट ब्लॉक्स द एंट्री ऑफ द इन्फेक्शन एजेंट इनटू बॉडी, यह संक्रमण के विरुद्ध एंटीबॉडीज को उत्पादन करता है, इट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एजेंट इन्फेक्शन, यह संक्रामक एजेंट को मार देता है जब यह शरीर में प्रवेश करता है, इट्स किल द इन्फेक्शन एजेंट व्हेन इट्स एंटर द बॉडी। तो आपको बताना है टीकाकरण के संबंध में कौन से स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। ऑप्शन दिए गए हैं, इट ब्लॉक्स द एंट्री ऑफ द इन्फेक्शन एजेंट इनटू बॉडी, यह शरीर में संक्रामक एजेंट के प्रवेश को रोकता है, तो ये तो बिल्कुल गलत दिया हुआ है, ठीक है, टीकाकरण से संबंधित ये नहीं है, ये संक्रामक एजेंट को रोकता नहीं है। सेकंड देख लेते हैं, इट्स प्रोडक्ट्स एंटीबॉडीज एजेंट इन्फेक्शन, यह संक्रमण के विरुद्ध एंटीबॉडीज का उत्पादन करता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। थर्ड देखते हैं, इट किल्स द इन्फेक्शन एजेंट व्हेन इट्स एंटर द बॉडी, यह संक्रामक एजेंट को मार देता है जब यह शरीर में प्रवेश करता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही दिए हैं। इस तरीके से देखा जाए तो टीकाकरण के संबंध में हमारा 2 और 3 सही हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर है सी, यानी 2 और 3 हमारे स्टेटमेंट क्या है, टीकाकरण के सही हैं। टीकाकरण का कार्य टीका के शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता को ट्रेन करता है, ठीक है, जो रोग प्रतिरोध क्षमता है उसको क्या करता है, ये ट्रेन करता है। एंटीबॉडीज, ये शरीर में विशिष्ट एंटीबॉडी बनाता है जो उस शरीर जो बीमारियों के लिए तैयार करता है। प्रतिक्रिया, यह वास्तविक वायरस से शरीर में घुसता है, प्रवेश को रोकना संभव नहीं है, तो ये बनी हुई एंटीबॉडीज उसे तुरंत पहचान लेती है, इसीलिए कथन 2 और 3 सही था, ठीक है। तो ये थे आपके वैक्सीनेशन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आपके कि पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीकी एंडोस्कोपी आधारित है। आपको बताना है एंडोस्कोपी या टेक्निक यूज टू एक्सप्लोर द स्टमक और अदर इनर पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज बेस्ड ऑन द फिनोमिना ऑफ द ऑप्शन इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इंटरफ्रेंस, डिफ्रैक्शन या पोलराइजेशन। गुणांतरिक परावर्तन परिघटना पर या व्यक्तिकरण परिघटना पर या विवर्तन परिघटना पर या ध्रुवण परिघटना पर। तो ये शरीर के अन्य आंतरिक अंगों को अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीकी है। आपको बताना है कि जो एंडोस्कोपी है ये किस पर आधारित होता है। एंडोस्कोपी जो है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आधारित होता है। किस पे हो जाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। एंडोस्कोपी यह एक लंबी, पतली और लचीली ट्यूब का उपयोग किया जाता है जिसे ऑप्टिकल फाइबर लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? एंडोस्कोपी में एक ऑप्टिकल फाइबर लगे होते हैं। ठीक है, इसका सिद्धांत यह है कि ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके माध्यम से प्रकाश को शरीर के अंदर भेजा जाता है और अंदर के अंग जैसे पेट हो गया, आंत हो गया, उसकी स्पष्ट तस्वीर ये बाहर स्क्रीन में देखी जा सकती है। तो जब भी पेट में कोई हमारे गड़बड़ी हो जाता है, कोई रोग हो जाता है, तो क्या किसके द्वारा देखते हैं? तो एंडोस्कोपी के द्वारा देखा जाता है कि क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि एंडोस्कोपी क्या करता है? ये ऑप्टिकल फाइबर होता है जिससे हमारे ये क्या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करेगा और ये हमारे शरीर में प्रकाश के द्वारा अंदर जाता है और एक स्पष्ट तस्वीर भेजता है कि हमारे पेट में क्या समस्याएं हो रही हैं, उसे हम अच्छे से देखते हैं और डॉक्टर क्या है उसी के हिसाब से आगे का प्रोसेस बढ़ाते हैं कि कौन सा इलाज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, बहुत ही छोटा सा इजी सा क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम इज यूज्ड इन मॉनिटरिंग, निम्न में से किन की निगरानी के लिए उपयोग होता है? आपको बताना है कि इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम किसकी निगरानी में उपयोग होगा? हार्ट में, लीवर में, पैंक्रियाज में या ब्रेन में? तो इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम की बात करें तो ये हमारे ब्रेन से संबंधित है। किससे है? तो मस्तिष्क के निगरानी के लिए उपयोग होता है। डी इज द राइट आंसर। ईईजी ये मस्तिष्क की विद्युत गतिविधियां, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मापने और रिकॉर्ड करने के लिए ये परीक्षण है। इसका उपयोग यह मुख्य रूप से मिर्गी, नींद के विकार और मस्तिष्क की अन्य बीमारियों को पता लगाने के लिए किया जाता है। हृदय रोग की बात करें तो ईसीजी होता है। इसका उपयोग हृदय जांच के लिए किया जाता है जिसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। ठीक है, तो ईसीजी किसके लिए होगा? हृदय की जांच के लिए होगा। और मस्तिष्क के लिए क्या होगा? ईईजी होगा। सारे पॉइंट्स को याद करते हुए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर स्टेटमेंट वाले आ गए हैं आपके, बहुत ही ध्यान से आंसर देना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ELISA test is employed as the first and most basic test for an individual to detect cancer. ELISA परीक्षण किसी व्यक्ति को कैंसर रोग होने की जांच के लिए प्रथम तथा सर्वाधिक परीक्षण प्राथमिक परीक्षण के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट है ऑलमोस्ट 50% ऑफ ह्यूमन बींग्स हैव RH प्लस ब्लड वाइल द रिमेनिंग हैव RH ब्लड। लगभग 50% व्यक्तियों का रक्त RH प्लस होता है जबकि शेष व्यक्तियों का रक्त RH माइनस होता है। विच ऑफ दी अबव स्टेटमेंट आर ट्रू? आपको बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों स्टेटमेंट्स आपके बिल्कुल रॉन्ग दिए गए हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, हमें इसमें सही स्टेटमेंट बताने थे, यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट क्या हमारे रॉन्ग दिए गए हैं। आइए समझते हैं कि ELISA टेस्ट का प्रयोग मुख्य रूप से HIV एड्स की पहचान के लिए किया जाता है, ना कि कैंसर के लिए। ठीक है, ELISA टेस्ट किसके लिए है? HIV और एड्स के लिए है, कैंसर के लिए नहीं है। कैंसर की पहचान की बात करें तो ये बायोप्सी जैसे टेस्ट ये प्राथमिक होते हैं, इसीलिए कथन क्या था? गलत दिया हुआ था। ठीक है, कथन 2 की बात करें, दुनिया की लगभग 85% से अधिक जनसंख्या का रक्त जो है वो RH प्लस है, यानी RH पॉजिटिव होता है, केवल 15% या उससे कम ही होता है। RH माइनस भी होते हैं जो 50-50 अनुपात होता है। तो ये गलत दिया गया था स्टेटमेंट, तो दोनों स्टेटमेंट इसीलिए क्या हो गए? गलत हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। मैच द फॉलोइंग के एक तरफ आपके लिस्ट में दिए गए हैं आपके सूक्ष्म बर्फ, जीरोथेरेपी, पिंडों का जमना या क्रायोनिक या कोबाल्ट 6। सेकेंड लिस्ट में दिए गए हैं कैंसर का उपचार पुनर्जीवित करने हेतु या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या रक्त रोगों का उपचार। मैच कराना है आपको।
चलिए मैच कराते हैं। तो 121 क्वेश्चन, सूक्ष्म बर्फ की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ए का 3। जिन थेरेपी पिंडों का जमना, ये हो जाएगा आपका रक्त रोगों का उपचार, बी का 4। और क्रोनियस की बात करते हैं हम तो ये हो जाएगा आपका पुनर्जीवित करने हेतु, कोबाल्ट 60, तो ये हो जाएगा कैंसर के उपचार। इस तरीके से देखा जाए तो ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1, तो सी इज द राइट आंसर। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सूक्ष्म बर्फ ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो सीधे गैस में बदल जाता है। कोबाल्ट 60 यह रेडियोधर्मी आइसोटोप है। इसका उपयोग कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने की एक रेडियोथेरेपी है, तो कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। थैलेसीमिया के रोग में शरीर निम्न के संश्लेषण की क्षमता रखता है। थैलेसीमिया डिजीज द बॉडी डज नॉट हैव द एबिलिटी ऑफ सिंथेसाइज। ऑप्शन विटामिन डी, हार्मोन या हीमोग्लोबिन या प्रोटीन। तो थैलेसीमिया की बात करें तो थैलेसीमिया रोग शरीर में संश्लेषण क्षमता नहीं रखता है। बताना है आपको कि कौन सा नहीं रखता है, नहीं वाले हैं आपके। थैलेसीमिया रोग शरीर में हीमोग्लोबिन संश्लेषण क्षमता नहीं रखता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन इज द राइट आंसर। थैलेसीमिया यह एक अनुवांशिक रक्त विकार है, यानी जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है। इसका प्रभाव शरीर में हीमोग्लोबिन और लाल रक्त कोशिकाएं जैसे आरबीसी का उत्पादन सामान्य से कम या खराब होता है। इससे शरीर को गंभीर एनीमिया यानी खून की कमी हो जाती है। बात याद रखिएगा कि जिसको ये थैलेसीमिया रहेगा उसको क्या होगा, आरबीसी में जो खराबी होने लगता है और जिसके कारण क्या होगा, एनीमिया होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हिस्टोन प्रोटीन्स इज करेक्ट। हिस्टोन प्रोटीन के बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं हिस्टोन प्रोटीन के बारे में। हिस्टोन वो प्रोटीन होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली में उपस्थित होते हैं। सेकंड ऑप्शन है हिस्टोन वो प्रोटीन होते हैं जो डीएनए के साथ संगुणन में केंद्रक में मौजूद होते हैं। थर्ड ऑप्शन है हिस्टोन वे प्रोटीन होते हैं जो साइटोसोल में लिपिड के साथ संबंध होते हैं। और लास्ट ऑप्शन है आपका हिस्टोन वे प्रोटीन होते हैं जो साइटोसोल में कार्बोहाइड्रेट का संबंध होते हैं। तो हिस्टोन प्रोटीन के बारे में आपको सही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले, आज तो बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं। द राइट आंसर इज हिस्टोन वो प्रोटीन होते हैं जो डीएनए के साथ संगुणक में केंद्रक में मौजूद होते हैं, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए समझते हैं हिस्टोन प्रोटीन के बारे में। तो हिस्टोन प्रोटीन की बात करें तो ये अत्यधिक क्षारीय प्रोटीन होते हैं जो यूकेरिस्टिया में कोशिकाओं के केंद्रक में पाए जाते हैं। ये कार्य डीएनए के चारों ओर लपेटकर उसे एक व्यवस्थित और संघन संरचना बनाने में मदद करते हैं। इसके बिना डीएनए की लंबी और जो नड़ियां केंद्रक में होता है उसमें ये नहीं समाता है। सारे पॉइंट्स को याद करते हुए समझते हुए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बहुचर्चित बबल बेबी रोग ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि, आपको बताना है कि बबल बेबी रोग है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, क्यों इसको बबल बेबी रोग कहा जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं। यह पानी के बुलबुलों के कारण होता है, यह रोगग्रस्त शिशु लार के बुलबुलों से बनता है। थर्ड ऑप्शन है रोगग्रस्त शिशुओं का उपचार जर्मन रहित प्लास्टिक के बुलबुलों में किया जाता है। एंड लास्ट ऑप्शन है आपका इस रोग को पानी के बुलबुलों से ही ठीक किया जाता है। तो बबल बेबी रोग के बारे में आपको बताना है कि क्यों इसे बबल बेबी रोग कहा जाता है। बबल बेबी रोग के बारे में बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोगग्रस्त शिशु का उपचार जर्मन रहित प्लास्टिक के बुलबुलों में किया जाता है, इसीलिए इसको बबल बेबी रोग कहा जाता है। ठीक है, जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हीं में उसको उपचार करने के लिए ये क्या किया जाता है, बबल बेबी रोग उपचार होता है। यह एक अत्यंत दुर्बल अनुवांशिक रोग होता है जिसमें शिशु की प्रतिरक्षण प्रणाली यानी जो छोटा बेबी होता है उसकी इम्यूनिटी सिस्टम लगभग क्या होती है, ना के बराबर होती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बबल बेबी रोग बोलते हैं। इसका उपचार क्या है, यह बाहरी संक्रमण के बचाने के लिए बच्चों को पूरी तरीके से टीका रहित एक प्लास्टिक के बुलबुले जैसे सुरक्षात्मक कोठरी में रखा जाता है ताकि वो हवा के संपर्क में होने वाले सामान्य संक्रमणों से मर ना जाए। तो सारे पॉइंट्स को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडल ने अनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है, आपको बताना है। मेडल्स प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस इज बेस्ड ऑन, द ऑप्शन इज कायिकी जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, उपयुक्त सभी। तो मेडल की अनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है, राइट आंसर हो जाएगा आपका लैंगिक जनन, यानी
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सी इज द राइट आंसर। ग्रेगर मेडल, इन्हें आनुवांशिकता का जनक यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो फादर ऑफ जेनेटिक्स, याद रखिएगा। बहुत बार क्वेश्चन इस लाइन से आपको जरूर देखने को मिलेगा। इसका आधार यह है कि उन्होंने, जो ग्रेगर मेडल थे, उन्होंने क्या किया, मटर के पौधों पर अपना प्रयोग किया, जो लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भेजते हैं। लैंगिक जनन के कारण ही माता पिता के गुणों का पुनर्संयोजन होता है, जिसके अध्ययन में मेडल ने ये क्या किया था, रिसर्च किया था। तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस जो आपके हेल्थ एजुकेशन से संबंधित हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी ने पूरे फोकस के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ सारे पॉइंट्स को समझा और सीखा होगा। सारे फैक्ट्स आपको अगर समझ आए हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए। ये सारे यूपीपीएससी हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। हर एक प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के हर एक प्रश्न आपके एग्जाम पेपर में देखने को मिलेंगे। तो आज की ये क्लास आप सभी को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। प्यारे प्यारे आपके कमेंट्स देख के हमें बहुत खुशी मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्लास को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्यारे से क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए। थैंक यू सो मच।